नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज एक बार फिर से राजस्थान के इतिहास का टॉपिक नंबर नाइन्थ लाया हूं मैं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आने वाली सभी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, आरएस प्री सभी के लिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सभी प्रतियोगिताओं परीक्षा के लिए राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले जो मेरे टॉपिक 8 जो मेरे हो गए हैं वीडियो, वो ज़रूर आप उसको पूरा देखें, उसके बाद ये देखें, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मेरे इस चैनल पर मैं कंटिन्यू इतिहास पढ़ाऊंगा, जिसमें राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास के बाद में मैं आपको भारत का इतिहास और उसके बाद में विश्व का इतिहास बताऊंगा, जो प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए 30% कवर कर रहा है। तो आप समझ सकते हो, अगर 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हैं तो 30 क्वेश्चन मेजर इतिहास के हैं। तो आप ज़रूर मेरे इतिहास को, ये जो इतिहास है उसको मेरे इस चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर ज़रूर देखें, वो क्रम से देखें तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। ऑथेंटिक नोट्स भी आपके लिए लाता हूँ मैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज़रूर ये सभी प्रकार के जो मैं टॉपिक्स लाया हूँ उसके नोट्स, मेरे हाथों से बनाए हुए ऑथेंटिक नोट्स, आप ज़रूर डाउनलोड करें और ज़रूर आप उसको देखें। तो शुरू करें हमारा टॉपिक नंबर 9, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। तो शुरू करें हम। तो आइए आपके लिए आहट सभ्यता, जिसे धूलकोट के नाम से जानते हैं, इसका समय याद रखना 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। और ये ईसा पूर्व व ईस्वी का एक सन का मैंने एक वीडियो बनाया है, ज़रूर आप देखें। विक्रम संवत, शक संवत क्या हैं, ये ज़रूर वीडियो आप देखें तो इतिहास समझने में बहुत ही सुविधा होगी। और ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है आहट सभ्यता, जो उदयपुर में, जिसे धूलकोट के नाम से जानते हैं। यहाँ की मुख्य मुख्य बातें देखो, यहाँ से काले एवं लाल रंग के मृदबाण मिले हैं, यहाँ से घारे एवं कोठे के अवशेष मिले हैं, यहाँ के लोग अनाज का भंडारण करते थे। तो आप समझ सकते हो ये एक विकसित सभ्यता होगी। आहट के लोग मकान बनाने में धूप में खाई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। यहाँ से यूनानी शैली की मुद्राएं मिली हैं। इसी मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो की आकृति है। ये यूनानी देवता था अपोलो, ये बार बार क्वेश्चन आया है आहट सभ्यता से संबंधित। तो ये आप ज़रूर, मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्रण हुआ है। यहाँ से एक नारी की मृण मिट्टी की मूर्ति भी मिली है। यहाँ एक बैल की मृण मूर्ति मिली है, जिसे क्या कहते हैं, बनासियन बुल के नाम से जानते हैं। ये बार बार क्वेश्चन आया है। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ और चावल की खेती करते थे, गेहूँ, जौ, चावल। तो ये ध्यान रखना आप। आगे हम देखें तो यहाँ से एक घर में 4 से 6 चूल्हे के प्रमाण मिले हैं। यानी क्या प्रतीत होता है, तो यहाँ संयुक्त परिवार का प्रचलन था। ये ध्यान रखना। एक ग्रामीण सभ्यता थी, यह एक ग्रामीण सभ्यता, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। तो यह आहट सभ्यता के बारे में हमने देखा, आपको ज़रूर समझ में आई होगी मुख्य मुख्य बातें। और ये देखिए इनका जो समय है, उत्खनन किसने किया है, तो आप देखिए तो 1956 में उत्खनन किया है R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल पूरा नाम है। और 1953 में जो उनकी जो खुदाई की है, ये जो उत्खनन में, और ये देखो अक्षय कीर्ति व्यास ने तो इसकी खोज की है और खुदाई 1956 में हुई है। ये ध्यान रखना, R.C. अग्रवाल। तो ये दोनों व्यक्तियों के नाम आहट सभ्यता से संबंधित हैं, आप ज़रूर याद रखें। R.C. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल, बार बार क्वेश्चन आया है। आहट सभ्यता कहाँ है, उदयपुर, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ये अपोलो का नाम ज़रूर याद रखें आप। तो ये देखिए आहट सभ्यता आपके सामने उदयपुर में मैं लेके जा रहा हूँ आपको, ज़रूर देखें। ये देखिए बहुत ही एक प्रमुख सभ्यता उदयपुर में आहट सभ्यता। और ये देखिए नज़ारा बहुत ही शानदार, ये बहुत ही पुराना। लेकिन ये देखिए आप, ये आहट संस्कृति और ताम्रपाषाण युग की ये बातें, सामाजिक जीवन कैसा था,
तो ये देखिए मिट्टी के बर्तन, ये मूर्तियाँ आहट सभ्यता में मैं लेके आ रहा हूँ। ये देखिए बहुत ही शानदार सभ्यता थी। तो आप ज़रूर ये देखिए मूर्तियाँ आहट सभ्यता के बारे में। ये देखिए मनके, यहाँ पर ये आप मिट्टी के खिलौने भी थे उस समय। तो ये आहट सभ्यता का नज़ारा आपके सामने है, ज़रूर देखें। ये देखिए बहुत ही शानदार आपके लिए, ज़रूर देखिए। ये देखिए मिट्टी के बर्तन। तो इस समय में ऐसी कलाकृति जो थी, तो आप लगा सकते हो कि वास्तव में आहट सभ्यता कितनी विकसित थी। तो आप ज़रूर देखें ये जो मिट्टी के जो बर्तन हैं, ये देखिए बहुत ही शानदार आहट सभ्यता। तो और भी सभ्यताएं यहाँ पर देखिए आप। तो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं में हम देखें तो देखिए आप प्रमुख सभ्यताएं। तो कालीबंगा सभ्यता का नाम है, ध्यान रखना। हनुमानगढ़ में आहट सभ्यता, गणेश्वर सीकर में है, बालाथल हैं, ठीक है ना। बहुत सारी सभ्यता, रंगमहल हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा हनुमानगढ़ में, नगरी, ठीक है ना, बेराठ जयपुर हैं, गिलुंड जो राजसमंद में है, और बागौर की सभ्यता जो है वो भीलवाड़ा में। तो ये मुख्य मुख्य जो सभ्यताएं हमारे राजस्थान में हैं उसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं हम। तो आगे वीडियो को ज़रूर देखें पूरा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए, एक बार बहुत ही शानदार वीडियो, तो ज़रूर आप देखें। तो दूसरी सभ्यता हम पढ़ें गिलुंड। गिलुंड कहाँ हैं? तो राजसमंद में। कहाँ हैं? राजसमंद, याद रखें। खुदाईकर्ता किसने की है? 1957-58 में ब्रजवासी लाल द्वारा, और यहाँ से काले रंग के चित्रित मृदबान मिले हैं। और बातें यहाँ पर ही सूर्य पूजा के प्रमाण मिले हैं। ये बार बार क्वेश्चन आया है, सूर्य पूजा के प्रमाण गिलुंड राजसमंद से मिले हैं। ओजियाना कहाँ है? तो ये भीलवाड़ा में, ओजियाना भीलवाड़ा में है। बनास नदी के किनारे हैं। बालाथल कहाँ है? तो उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे हैं। तो मुख्य बालाथल के खुदाईकर्ता आप याद रख सकते हो वीएन मिश्र। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के समानता रखने वाले मृदबाण मिले हैं बालाथल उदयपुर से। तो ये बातें, और ये जो चारों सभ्यताएं यानी आहड़, गिलुंड, ओजियाना और बालाथल जो हैं, ये चारों सभ्यताएं आहड़ सभ्यता के ही समकालीन हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर आपके लिए। आगे और देखें हम, तो ये देखिए आगे कांस्य युग। कांस्य युग का मतलब आप समझते हो, कांस्य धातु का, और कांस्य के साथ में मिल गया था वहाँ पर टिन। तो ये सभ्यता हो गई थी, यानी तांबा, तांबा प्लस टिन बराबर कांस्य। तांबा मिलाया जाता था, तांबे धातु की स्थापना हुई थी सबसे पहले, उसके बाद में टिन, और टिन और तांबा मिल जाएगा तो कांस्य बन जाएगा, और उसी को कांस्य युग कहते हैं। और इस समय लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। तो कांस्य युग में पहली सभ्यता हम पढ़े कालीबंगा। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है ये, आपको पता है हर एक एग्जामों में पूछा गया है। कालीबंगा कहाँ है? तो हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे हैं। खोजकर्ता कौन है? 1952 में अमलानंद घोष या ए घोष। जबकि उत्खनन किसने किया है? तो उत्खनन हम देखें तो 1961 में बी के लाल और बी के थापड़, ठीक है ना, बी के लाल और बी के थापड़, नाम सुना है आपने, ब्रजवासी लाल, और ये दोनों व्यक्तियों के नाम ज़रूर याद रखने हैं आपको। तो आगे देखें हम विशेषताएं कालीबंगा की। तो शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काली चूड़िया, यह पूर्णतः दुर्गीकृत था। यहाँ से बेलनाकार मोहरें मिली हैं। इससे यह पता लगता है कि मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, यानी मेसोपोटामिया के जो, यानी मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, वहाँ पर जो मोहरें थी वो बेलनाकार थी। तो आप यहाँ से बेलनाकार मोहरें मिली हैं, तो आप पता लगा सकते हो कि क्या होता था? व्यापार। ये ध्यान रखना है। यहाँ से अग्निकुंड के प्रमाण भी मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। यहाँ बलि प्रथा का प्रचलन था। अलकृत ईंटें यानी डिजाइन वाले ईंटें का प्रमाण मिले। बहुत बार क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आए हैं। जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं कालीबंगा से। बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता हैं। कालीबंगा से जल निकासी प्रणाली में लकड़ी का प्रयोग हुआ है, याद रखना, लकड़ी। और यहाँ से पाक हड़प्पा ग्रामीण एवं हड़प्पा नगरीय स्थल के दोनों प्रमाण मिले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जले हुए चावल के अवशेष भी मिले हैं कालीबंगा से। और शल्य चिकित्सा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शल्य चिकित्सा यानी कि चिकित्सा की पद्धति जो
वहाँ पर होती थी। तो एक शल्य चिकित्सा पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण, तो ये भी यहाँ के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद में महत्वपूर्ण बातें हम देखें तो ये देखिए, भूकंप के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से हमें भूकंप के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से एक साथ 2 फसल उगाने का प्रमाण मिला है, युगल खेती, गेहूँ प्लस जौ। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, सेकंड गेट 2014 में पूछा गया था, फरवरी 2014 में जो हुई थी, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी उन्होंने कहा था। तो प्रश्न था, किस यानी कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी सभ्यता किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, याद रखें नाम। और इतिहासकार थे। जुड़वा राजधानियाँ मोहनजोदड़ो व हड़प्पा, उनको जुड़वा राजधानियाँ कहते हैं, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा, ये दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में। कालीबंगा के लोग मुख्यतः हड़प्पा संस्कृति के अन्य मुख्य केंद्रों को अनाज, मनके व तांबे का निर्यात करते थे। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर कालीबंगा की आपके सामने। आगे और देखें तो पीलीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। उसी प्रकार सौथी जो बीकानेर में, इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है, कालीबंगा प्रथम, सौथी बीकानेर। उसी प्रकार रंगमहल हनुमानगढ़ में है। बहुत सारी प्रमुख सभ्यताएं मैं आपके सामने लाया हूँ। कुंडा है जैसलमेर में, बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता मैंने आपको बताई कौन कौन सी। तो एक तो है कालीबंगा, पीलीबंगा जो हनुमानगढ़ में, सौथी बीकानेर, रंगमहल हनुमानगढ़, कुंडा जैसलमेर। तो अब आता है लोह युग। तो लोह युग के बारे में हम देखें तो लोह युग की पहली सभ्यता जो है वो रेड, जो टोंक में है, इसे राजस्थान का टाटानगर कहते हैं। रेड टोंक, बार बार क्वेश्चन आया है। नोह कहाँ है? तो भरतपुर में। लोह युगीन सभ्यता है नेह, भरतपुर। और उसके बाद हम देखें तो विराटनगर कहाँ है? तो विराटनगर बेराट, यानी जयपुर में विराटनगर कहाँ है? जिसे ब्राबू का शिलालेख यहाँ मिला है ना, जयपुर, अभी बात करेंगे हम। तो विराटनगर कहाँ है? बेराट कहाँ है? तो जयपुर में। सुनारी झुंझुनू, ये लोह युगीन सभ्यता है। जोधपुरा कहाँ है? सभी जोधपुर करेंगे, लेकिन ये हैं जयपुर में। प्राचीनतम भट्टियाँ मिली हैं यहाँ से, जोधपुरा से। और जोधपुरा कहाँ है? तो जयपुर में। बहुत महत्वपूर्ण बातें। इस्सलवाल उदयपुर में, प्राचीन औद्योगिक नगरी भी कहते हैं इस्सलवाल को। ये लोह युगीन सभ्यता है इस्सलवाल, जो उदयपुर में प्राचीन औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। लोह युगीन स्थलों में से 2 प्रकार के मृदबाण मिले हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें। लोह युगीन सभ्यता कौन कौन सी? तो रेड टॉक कौन सी हैं? रेड टॉक, नोह भरतपुर, विराटनगर, बेराट, ब्राबू यानी जयपुर, सुनारी झुंझुनू, जोधपुरा जयपुर, प्राचीनतम भट्टिया, इस्सलवाल उदयपुर, प्राचीन औद्योगिक नगरी भी कहते हैं इस्सलवाल को। और लोह युगीन स्थलों में 2 प्रकार के मृदबाण मिले हैं। तो ये लोह युगीन सभ्यता आपके सामने। तो ये देखिए, आगे मुख्य बात ये है, मुख्य बातें तो देखिए आप। तो इसमें कहा गया है कि ये PGW का मतलब क्या होता है? तो चित्रित धूसर मृदबाण, अलग अलग प्रकार के जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, उसे PGW का फुल फॉर्म चित्रित धूसर मृदबाण। जबकि NBPW का अर्थ होता है उत्तरी कृष्ण चमकीले वाले मृदबाण। तो ये ध्यान रखना। आगे और महत्वपूर्ण सभ्यताएं जो राजस्थान में हैं वो है वैदिक कालीन सभ्यताएं। तो वैदिक कालीन सभ्यताएं को 2 भागों में बांटा है। एक तो ऋग्वेदिक काल, जिसे जनयुग के नाम से जानते हैं, और उत्तर वैदिक काल यानी जनपद युग के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि ऋग्वेदिक काल में लोग अच्छे थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, जनयुग था, जनता का युग था ये। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जनयुग फिर बन गया, जनपद बन गया। मतलब ज़्यादा लोगों, राजनीतिक प्रभाव इसमें बड़ा है उत्तर वैदिक काल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था और यहाँ पर लोहे का आविष्कार हो गया था। तो ये बातें ज़रूर आपने मेरे पहले वीडियो जो इतिहास का कालक्रम में ज़रूर आपने सुनी होगी, और हम भारत के इतिहास में इसको ज़रूर पढ़ेंगे। तो वैदिक कालीन सभ्यताओं को 2 भागों में बांटा, ऋग्वेदिक यानी जनयुग, जबकि उत्तर वैदिक यानी जनपद युग। ऋग्वेदिक में राजस्थान में जन जो थे उसमें एक ही जन था, मत्स्य जन, जिसमें अलवर भरतपुर का क्षेत्र था। जबकि राजस्थान में उत्तर वैदिक में जनपद में जो था वो मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी थी विराटनगर, और क्षेत्र उसमें थोड़ा ज़रूर बड़ा था, अलवर भरतपुर और जयपुर का क्षेत्र था। तो ये भी एक ग्रामीण सभ्यता ज़रूर है, ग्रामीण संस्कृति है ये।
तो ये तो वैदिक काल की बात हो गई। अब आते हैं महाजनपद काल युग में, यानी महाजनपद काल में मैंने आपको कहा था कि 16 महाजनपद थे उस समय, और ये 16 महाजनपद आपस में जिसके पास में ताकत रहेगी वो लड़ाएंगे 16-16, और एक प्रमुख रहेगा मगध बाद में, और वहाँ का राजा समृद्ध होगा। तो ये बातें हमने देखी हैं। तो महाजनपद काल की बात करें तो उसमें भी हमारे यहाँ पर जो सभ्यता थी, मत्स्य महाजनपद था और उसकी राजधानी विराटनगर थी। क्षेत्र उसमें भरतपुर, अलवर, जयपुर था, और मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा, ये याद रखना। सॉरी, मत्स्य जनपद महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। तो ये हम महाजन युग में राजस्थान की स्थिति देख रहे हैं, ठीक है। हमें सभ्यता भी देखी हैं और भी सभ्यताएं आगे आएगी, लेकिन यहाँ पर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, वही मैं ला रहा हूँ कि महाजनपद काल युग में राजस्थान की क्या स्थिति है। तो 3 हमारे महाजनपद थे, मत्स्य, शूरसेन। तो मत्स्य देखा हमने, तो मत्स्य के बारे में हमने देखा कि उसकी राजधानी विराटनगर है। क्षेत्र कौन सा? तो भरतपुर, अलवर और जयपुर का क्षेत्र, और उसकी राजधानी विराटनगर। और दूसरा देखें तो शूरसेन था, राजस्थान में शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। और शूरसेन में कौन सा क्षेत्र आता था? याद रखना, ये बार बार क्वेश्चन आया है, अलवर, भरतपुर और धौलपुर का पूर्वी भाग। तो 3 जिले आते थे, ये शूरसेन, मथुरा राजधानी, और एक और तीसरा महाजनपद काल में हमारे यहाँ पर एक महाजनपद का एरिया था, कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ जरूर थी, और क्षेत्र था उसका कुरु का, वो है उत्तरी अलवर। तो यह क्वेश्चन आता है कि महाजनपद काल में हमारे राजस्थान में कितने महाजनपद का एरिया थे? तो 3। तो 3 एरिया थे और तीनों की राजधानी याद रखनी है आपको। अगली सभ्यता हम देखें तो ये देखिए बैराट सभ्यता, बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता आपके सामने। बैराट कहाँ हैं? तो ये हैं जयपुर में। तो बैराट सभ्यता के बारे में जयपुर में हम देखें तो इससे पहले ये देखिए कालीबंगा सभ्यता को मैं लाइव लाया हूँ यहाँ पर। ये देखिए कालीबंगा, कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे क्या कहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। बार बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखें आप। तो उसको मैं लाइव लाया हूँ आपके सामने, कालीबंगा को। बहुत ही शानदार उस ज़माने का ये नज़ारा आपके सामने। ये है कालीबंगा, ये कालीबंगा का नज़ारा आपके सामने, ज़रूर देखें। ये कभी जाओ हनुमानगढ़ में तो आज भी कालीबंगा की संस्कृति हमें वहाँ पर, वहाँ के लोग कैसे थे वो ज़रूर देखने को मिलता है। ये देखिए बैराट, ये बैराट की सभ्यता का एक दृश्य आपके सामने। बैराट यानी जयपुर, तो हमारा इलाका जयपुर, ये ज़रूर आप जाएं यहाँ पर, हमारी राजधानी। ये जयपुर में बैराट सभ्यता का एक दृश्य आपके सामने लाया हूँ मैं। ये देखिए बैराट का, ये बैराट का ये बहुत ही शानदार बैराट का ये नज़ारा आपके सामने है। तो बैराट की सभ्यता ये, और ये हैं हनुमानगढ़ में कालीबंगा। तो ज़रूर आपने देखा, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, बने रहें वीडियो में, बहुत ही शानदार बातें और होने वाली हैं। तो ये देखिए बैराट सभ्यता जयपुर में है। खुदाई करता किसने की है खुदाई? तो आपको पता है 1936 में दयाराम साहनी, किसने की है? दयाराम साहनी, और उनके साथ में कौन है? नील रत्न बनर्जी। बैराट सभ्यता, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। बैराट सभ्यता वैदिक कालीन, महाजनपद युगीन, महाभारत युगीन और मौर्य युगीन महत्वपूर्ण सभ्यता हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखना। महाभारत के अनुसार पांडवों ने विराटनगर में अज्ञातवास का कुछ समय बिताया था। विराटनगर यानी उसकी राजधानी, तो ये याद रखें आप। और बातें बैराट सभ्यता से संबंधित पहाड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो बिज्जक डूंगरी की पहाड़ी, भीम डूंगरी की पहाड़ी, गणेश डूंगरी की पहाड़ी, महादेव डूंगरी की पहाड़ी। बैराट से रॉक पेंटिंग के प्रमाण मिले हैं। प्राचीन युद्ध की चित्रशाला भी कहते हैं, प्राचीन चित्रशाला बोलते हैं उसको। रॉक पेंटिंग यानी बहुत ही प्राचीन चित्रकला के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। बैराट से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर तथा बौद्ध मठ के प्रमाण भी मिले हैं। यूनानी राजाओं के सिक्के भी प्राप्त हुए, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार यूनानियों के आक्रमण से पुष्यमित्र शुंग ने विराटनगर की रक्षा की है। किसने? शुंग वंश के महान शासक पुष्यमित्र शुंग। याद रखना, शुंग वंश, आपको पता होगा
ये पुष्यमित्र शुंग ने ही मौर्य वंश का अंत किया है। मौर्य वंश के बृहदत्त को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने, और ये ब्राह्मण वंश था, और ये ध्यान रखना ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया है, तो पतंजलि के महाभाष्य पुस्तक के अनुसार यूनानियों का आक्रमण हुआ था, विदेशियों का, तो पुष्यमित्र शुंग ने विराटनगर की क्या की है, रक्षा। तो ये याद रखना है आपको। आगे देखें, जो मुख्य मुख्य बातें वही आ रही है, देख सकते हो आप। तो यहाँ से आहड़ मुद्राएं भी मिली हैं, यानी बेराट्स की बात हो रही है। प्राचीनतम मुद्रा किस क्या कहते हैं, पंचमार्क मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आहड़ से मुद्राएं मिली हैं, जिसे क्या नाम से जानते हैं, पंचमार्क मुद्रा। और साहित्यिक नाम कृशापण है, कृशापण चांदी का सिक्का है, ये याद रखना आप। तो ये बार बार क्वेश्चन बने हैं। अब उसी की बात करें तो मौर्य साम्राज्य में राजस्थान की स्थिति हम आगे देखें तो अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं मौर्य साम्राज्य में। अशोक के 2 शिलालेख कौन से मिले हैं, तो एक तो भ्राभू का शिलालेख और एक बेराट लघु शिलालेख। भ्राभू का शिलालेख देखें तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की जानकारी हमें मिल रही है जयपुर में भ्राभू का शिलालेख में। और यह अभिलेख 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट में खोजा। बिज्जक की पहाड़ी कहाँ खोजा, तो बिज्जक की पहाड़ी में खोजा ना, बिज्जक की पहाड़ी में खोजा। तो ये ध्यान रखना। तो भ्राभू का शिलालेख, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की जानकारी मिल रही है। बार बार क्वेश्चन आया, यह अभिलेख 1837 में कैप्टन बर्ट ने खोजा है बिज्जक की पहाड़ी पर। बेराट लघु शिलालेख क्लाइल ने खोजा है 1871-72 में। और भीम पहाड़ी पर वर्तमान में कहाँ है ये, तो कलकत्ता संग्रहालय में वहाँ पर है। कौन सा, तो बेराट लघु शिलालेख क्लाइल द्वारा खोजा गया, ये 1871-72 की बात है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम देखें, कुछ मुख्य मुख्य बातें भी बीच में आ रही हैं, तो ज़रूर देखें। शिवी जनपद, जिसे चित्तौड़ का क्षेत्र को नाम से जानते थे, शिवी जनपद यानी मेवाड़ का आसपास का इलाका था। राजधानी उस समय थी नगरी मध्यमिका। यूनानी आक्रमण से जानकारी हमें मिलती है। यहाँ पर यूनानी राजाओं के प्राचीनतम यूनानी सिक्के भी मिले हैं। कहाँ से, तो शिवी जनपद से। चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र था। राजधानी याद रखना मध्यमिका या यूनानी। मेवाड़ के इतिहास में मैंने ज़रूर बताया था इसको। अब गुप्त काल में राजस्थान की स्थिति देखें, देख लो आप, बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। गुप्त काल में क्या स्थिति थी, तो गुप्त काल के चर्चित स्थान जो थे राजस्थान में, तो देखिए आप गुप्त काल के, तो देखिए ये बयाना भरतपुर में स्वर्ण सिक्कों का दीनार मिला है। बयाना से सबसे बड़ा भंडार, बार बार क्वेश्चन आया, बयाना भरतपुर में स्वर्ण सिक्कों का दीनार मिला है, तो गुप्त काल से संबंधित है बयाना। सुखपुरा टोंक, अहेड़ा अजमेर और मोरीली जयपुर, ये चारों जो स्थान हैं गुप्त काल में चर्चित स्थान रहे हैं। तो बयाना तो भरतपुर में स्वर्ण सिक्कों का दीनार मिला है, सबसे बड़ा सिक्कों का दीनार। सुखपुरा कहाँ है, तो टोंक में। अहेड़ा अजमेर में गुप्त काल से संबंधित। और मोरीली जयपुर में गुप्त काल से संबंधित। आगे देखें तो हूण नामक एक विदेशी जाति थी। आपको पता है ये बर्बर लोग थे, बाहुबली मूवी देखी होगी आपने, उसमें जो बर्बर लोग थे वैसे ही लोग थे ये। तो हूण नामक विदेशी जाति थी का गुप्त काल में आक्रमण हुआ। बिल्कुल सही आपने पढ़ा होगा। पहले हूण शासक जो जिसने आक्रमण किया था वो कौन है, तोरामण या तोरामण। जबकि उसके बाद कौन था, मिहिरकुल। ये मिहिरकुल नाम सुना होगा आपने। ये हूण शासक था जो भारत पर आक्रमण कर रहे थे। अब बात करें मिहिरकुल की, तो मिहिरकुल ने कोटा के बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि कोटा के बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण कौन से हूण शासक ने, तो मिहिरकुल ने। और ये ध्यान रखना कि अशोक द्वारा निर्मित गोल बौद्ध मंदिर बेराट यानी जयपुर को नष्ट करवाया किसने करवाया, तो मिहिरकुल ने नष्ट करवाया है। तो बौद्धों का विनाशक एवं शैव धर्म का संरक्षक विदेशी शासक, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। मिहिरकुल जो हूण शासक था सेकंड नंबर का, उसने अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध मंदिर बेराट में नष्ट करवा दिया उसको। और उसने क्या किया है, बौद्धों का विनाशक है वो, क्लियर है, बौद्ध धर्म से उसको प्रेम नहीं था तो वो, लेकिन शैव धर्म का मंदिर बनवाया इधर। इसलिए शैव धर्म का संरक्षक विदेशी शासक कौन है, मिहिरकुल। बहुत बार क्वेश्चन आया, ध्यान रखें। और हमारे अंतिम सभ्यता हम देखें, जो मुख्य राजस्थान की प्रमुख सभ्यता गणेश्वर सभ्यता, जो कहाँ है, नीम का थाना जो तहसील है सीकर की, वहाँ पर जयपुर संभाग में गणेश्वर सभ्यता। नदी कौन सी है, कांतली। और समय देखें 2800 ईसा पूर्व, यानी पहले ईसा पूर्व से हैं ये। और काल देखें ताम्र पाषाण काल की, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता।
कहाँ है? सीकर में। खोजकर्ता कौन है? तो उत्खननकर्ता कौन है? तो 1977 में, देखो याद रखना, आज़ादी के बाद RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की है। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको गणेश। तो ये देखिए गणेश्वर सीकर का, ये मन के भी वहाँ के ही हैं। और ये गणेश्वर सभ्यता का एक नज़ारा आपके सामने, पुरानी सभ्यता, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यताओं की जननी। और इसके देखिए ये जो मृदभांड हैं ज़रूर आप देखें, और ये ज़रूर गणेश्वर में जाएं तो ये प्लेस आपके लिए तो इस प्रकार मैंने टॉपिक नंबर 9 को कंप्लीट किया है। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं के बारे में हमने देखा। तो ज़रूर आपको मैं कालीबंगा, गणेश्वर सभ्यता हर जगह आपको लेके गया हूँ। कैसा लगा वीडियो? ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। बहुत सारे तो हैं वो लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कैसा लगा? तो ऐसे ही आप मुझसे जुड़ते रहें, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, पहुंचाएं, क्योंकि उनके पास में नोटिफिकेशन जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं बार बार इतिहास को एक पेज पर लाने के लिए ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए ला रहा हूं। तो ये बहुत ही समय निकाल के आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ज़रूर आप अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने में मेरी मदद करें। तो आप सबका सहयोग और बहुत लोगों का, बहुत विद्यार्थियों का भला हो, सही दिशा में वो इतिहास पढ़े। तो इसीलिए इस चैनल पर बहुत सारी मेहनत एक साथ हो रही है। तो समय बहुत कीमती है, लेकिन आपकी सेवा करना मेरा पहला उद्देश्य, और सही दिशा में आपका चयन हो, यही मेरा उद्देश्य। तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर आप अधिक से अधिक आपके ग्रुपों में शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। और आपको कैसा लगा कमेंट्स करें, लाइक ज़रूर करें। तो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।